Good morning. Good morning, sir. चैट बॉक्स में आप लोग अटेंडेंस डाल दीजिए। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. फटाफट अटेंडेंस दीजिए चैट बॉक्स में। अटेंडेंस चैट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए फटाफट। नहीं डाल। आज हम थोड़ा सा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अटेंडेंस डाल दीजिएगा, अन्यथा दिक्कतें आप लोगों को हो जाएंगी। Yes, sir. ओके, तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल के पार्ट्स पढ़े थे कि कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, क्या होता है, इस सब के बारे में जाना था। थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। प्रोग्रामिंग एक ऐसा टास्क होता है जिसमें कोई भी प्रोग्रामर अपना डिजायर टास्क फुलफिल करवाता है कंप्यूटर से, यानी कंप्यूटर के थ्रू अपना कोई डिजायर्ड टास्क फुलफिल कराना प्रोग्रामिंग कहलाता है। और उसमें होता क्या है कि प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए एक कोर्स या ओवरव्यू डिजाइन करता है, जिसके बेसिस पर सर्टेन स्टेप्स डिजाइन करता है, जिसके बेसिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और वर्क करने के साथ साथ उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करता है। तो हमारी क्या होती है, ये प्रोग्रामिंग कहलाती है, ये प्रॉब्लम कहलाती है। प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है, प्रॉब्लम एक ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें कौन से काम वर्क को कंप्लीट करवाना है कंप्यूटर की हेल्प से। तो ये प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को फिर हम कोड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और कंप्यूटर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करके उस टास्क को फुलफिल करता है। तो लैंग्वेजेस पर पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा सा इधर डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती क्या है। हम लोग पहले बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। ये लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर,
तो हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होता है। तो 3 तरीके से हम लोग अपने किसी कंप्यूटर से अगर हमें काम करवाना है तो पहले हमें क्या सीखना होगा, हमें वो लैंग्वेज सीखनी होगी जो कंप्यूटर में हम इनपुट कर सकें और कंप्यूटर उस काम को करे। लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को जिसे हम कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व कराना चाहते हैं उनको सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स कौन कौन सी। तो सबसे पहले जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इसमें सबसे पहला नंबर होता है एल्गोरिथम का, दूसरा नंबर होता है फ्लो चार्ट का और तीसरा होता है हमारा सूडो कोड। तो सूडो कोड क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जो ये 3 टेक्निक हमने आपको बताई हैं, आप ये समझ के चलिए ये तीनों टेक्निक जनरल टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी हैं, कैसी टेक्निक्स हैं, जनरल। जनरल का मतलब क्या हो गया कि अभी इन टेक्निक्स का कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं है, यानी एक ये जनरल पर्पस टेक्निक है जिसे हर लेमैन इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर से उसका कुछ भी लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम्स कौन सी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है प्रॉब्लम हमारी। कंप्यूटर कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम सॉल्व करते हैं इन टेक्निक्स का इस्तेमाल। अभी हमने यहाँ लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब अभी हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डायरेक्ट कंप्यूटर के थ्रू होंगी, ये कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जनरल टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर होता है एल्गोरिथम, दूसरा होता है फ्लो चार्ट और तीसरा होता है सूडो कोड। तो पहले हम लोग बात करते हैं अभी एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या होता है हमारा, एल्गोरिथम जो होता है हमारा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिवीजन, स्टेप बाय स्टेप डिवीजन ऑफ एन ओवरऑल प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिथम। यानी इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है किसी, कौन है भाई, कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले उस प्रॉब्लम को ध्यान से समझेंगे, फिर समझने के बाद क्या करेंगे, इस बड़ी सी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देंगे। किसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इन स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स। हाँ कौन है भाई, बोलो नहीं, हम कह रहे हैं म्यूट रखो। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हम लेंगे, उस बड़ी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इन स्मॉल स्टेप्स। यानी कोई अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर हमारी कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, उस बड़ी प्रॉब्लम को पहले हम डिवाइड करेंगे स्मॉल स्टेप्स में। और ये कई सारे स्टेप हो सकता है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाए, 3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाए, 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाए। जितने भी स्टेप्स हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी उन स्टेप्स को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। पहले हम उसको क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को पहले हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे स्टेप्स में और फिर इन स्टेप्स को हम कर देंगे अरेंज कर देंगे इन प्रॉपर सीक्वेंस, इन प्रॉपर सीक्वेंस। हमने क्या किया कि पहले प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे स्टेप्स में और फिर इन स्टेप्स को हमने क्या कर दिया, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। और किस तरीके से अरेंज किया कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहे, यानी एक स्टेप दूसरे पर डिपेंडेंट रहे। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना, ये हमारा कहलाता है एल्गोरिथम। यानी एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए प्रॉब्लम, ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए प्रॉब्लम और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को अगर हमें कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम्स को एक ओवरऑल प्लान या ओवरऑल सॉल्यूशन बनाएंगे कि इस पूरी प्रॉब्लम का ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
और उस सॉल्यूशंस को हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद उन स्टेप्स को आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। तो ये जो सीक्वेंशियल प्रॉपर सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है किसी बड़ी प्रॉब्लम्स का इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, वो कहलाता है हमारा एल्गोरिदम। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो यानी किसी बड़ी प्रॉब्लम का Yes, sir. स्टेप में डिवीजन करना और उन स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर देना कहलाता है एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम को डेवलप किसने किया था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट वाज डेवलप्ड बाय ये अरेबियन मैथमेटिक्स हुआ करते थे। साइंटिस्ट भी नहीं कहना चाहिए, बेसिकली इनको बोलना चाहिए मैथमेटिशियन। उनका नाम था अबू जफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये छोटा सा नाम था इनका, अबू जफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये एक अरेबियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इस एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, या फाउंडर यही थे कि जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें और स्टेप्स में डिवाइड करके उन स्टेप्स को आपस में अरेंज कर दें और हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। अब मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स में भी क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे होते हो, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि उस पूरी प्रॉब्लम को पहले आप डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ऐसे तो निकलता है। इसीलिए हमारी जो मैथमेटिक्स में पहले कहा जाता था कि जो मार्किंग होती है वो स्टेप मार्किंग होती है कि कितने स्टेप्स आपने ठीक किए हैं और कितने स्टेप्स आपने गलत किए हैं। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, तो एल्गोरिदम के आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप डिवीजन। तो ये एल्गोरिथम का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप डिवीजन। अभी एल्गोरिथम को हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम को। तो उसमें हमने आगे क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो जो एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो बेसिकली आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, क्लास में करनी सकूंगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेसिकली वो क्या क्या होती हैं? पहली होती है हमारी, पहला होता है फाइनाइट, दूसरा होता है डेफिनिट, तीसरा होता है इनपुट आउटपुट, चौथा होता है जनरल। ये हमारी चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है? फाइनाइट से यहाँ पर मतलब है कि जो भी एल्गोरिदम होगी वो फाइनाइट होगी। फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, हर एक एल्गोरिदम का एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। यानी अगर हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं और उसको एल्गोरिदम के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस एल्गोरिदम को फाइनाइटली डिफाइन करेंगे। फाइनाइटली का मतलब क्या हुआ, किसी एक पॉइंट पर हमारी एल्गोरिदम स्टार्ट होगी और किसी एक पॉइंट पर जाकर हमारी एल्गोरिदम खत्म होगी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि स्टार्ट और एंड हम क्लियरली डिफाइन करेंगे अपनी एल्गोरिदम में, यानी उस एल्गोरिदम को क्या करेंगे, फाइनाइट रखेंगे। दूसरा आपका हो गया डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रॉब्लम हम इस एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा या जो रिजल्ट आएगा या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा इन बिटवीन कुछ होगा। ट्रू का मतलब होता है, अगर कंप्यूटर के टर्म में बात करें तो 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0। या तो 1 रिजल्ट आएगा या 0 रिजल्ट आएगा। यानी कोई भी अगर हम एल्गोरिदम के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी डेफिनेट होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब तीसरा पॉइंट होता है आपका इनपुट और आउटपुट। अगर हमें एल्गोरिदम के थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हमें उस एल्गोरिदम को कुछ इनपुट देने होंगे, इनपुट वैल्यूज देने होंगे, है ना। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, या मैथमेटिक्स में भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो कुछ ना कुछ इनपुट आपको देना ही पड़ता है। तो
भी हमें कोई भी रिजल्ट निकालना है किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू, किसी भी एल्गोरिदम के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ इनपुट देना पड़ेगा और इनपुट को हमारा क्या करेगा, एल्गोरिदम प्रोसेस करेगा। एल्गोरिदम जो होगा हमारा प्रोसेस करेगा इसको, जो भी इनपुट वैल्यू मिली हुई है एल्गोरिदम हमारी इनपुट वैल्यूज को प्रोसेस करेगा, यानी इनपुट देंगे, इनपुट के बाद हम क्या करेंगे, इस एल्गोरिदम की हेल्प से उसको प्रोसेस करेंगे और जो प्रोसेस हो जाएगा रिजल्ट हमारा जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, आउटपुट की तरह प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिक साइकिल हमारा एल्गोरिदम में क्या हो जाएगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी हम पहले कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, फिर एल्गोरिदम के हेल्प के थ्रू, एल्गोरिदम की हेल्प से हम उस इनपुट वैल्यूज को प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। क्लियर? और जो चौथा पॉइंट होता है वो होता है जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एल्गोरिदम के केस में जिसमें ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको कोई भी लेमैन आसानी से समझ सकता है। यानी यहाँ पर अभी किसी तरह की कोई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम जनरल पर्पस सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसमें जो हम स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं कि कोई लेमैन भी अगर उन स्टेप्स को समझे तो आसानी से समझ जाए कि जो 6, 7, 5, 4 जो भी स्टेप्स हमने लिखे हैं वो स्टेप्स एक्चुअली में कर क्या है। बात समझ में आई आपको? ऐसा मान लीजिए आपने कॉलेज आना है आपको, तो कॉलेज में आपके कई स्टेप्स क्या होंगे, पहले आप सुबह उठेंगे, फिर फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद जो भी ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट करेंगे, बैग को कलेक्ट करेंगे, बैग को कलेक्ट करने के बाद जिस व्हीकल से आना है उस व्हीकल को पिकअप करेंगे, व्हीकल को पिकअप करने के बाद कॉलेज के गेट पे उतरेंगे, कॉलेज के गेट पे उतरने के बाद आप सीधे एंट्री करने के बाद कहाँ चले जाएंगे, अपनी क्लासरूम में चले जाएंगे। यही स्टेप्स तो फॉलो होते हैं हर बार, कॉलेज से घर आने, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने के लिए यही सर्टेन स्टेप फॉलो होते हैं। इनमें कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जिनको हम आगे पीछे कर दें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम सो के उठें कॉलेज में और जबकि हम घर पे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि जब भी हम सो के उठेंगे घर पे उठेंगे। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होगा कि हम कॉलेज में आके सो के उठें। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हम इनिशिएट करेंगे स्टेप, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, घर पे सो के उठने वाला ही होगा, फ्रेश भी घर पे ही होंगे। तो ये सर्टेन स्टेप्स हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और उनको आपस में हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी इस तरीके की ये डेफिनेट, फाइनाइट, इनपुट, आउटपुट, जनरल 4 तरीके के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारी एल्गोरिदम के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी कोई डाउट इसमें? सर जनरल के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? टू बी अंडरस्टैंड बाय ऑल, हर आदमी उसको समझ सकता है। ठीक है। अब अगला हमारा होता है कि कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं बेसिकली। एक पहली प्रॉब्लम हमारी होती है सीक्वेंशियल। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? 1 by 1, यानी इसमें जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि एक के बाद दूसरा स्टेप आता है और किसी भी स्टेप को हम आगे पीछे रिपीट या जंपिंग नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में। एक सीक्वेंस पे हमने स्टेप्स को लिख दिया है और उन सारे सीक्वेंस को एक एक करके सॉल्व करते चले जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारी कहलाती है सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दूसरी तरीके की प्रॉब्लम हमारी होती है सिलेक्टिव या ब्रांचिंग। सिलेक्टिव या ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम में एक ऐसी सिचुएशन आती है प्रोग्राम के दौरान जहां पर हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है ना? और वो डिसीजन किसके बेसिस पे होता है? हमारे जो भी एक्शन, रिजल्ट या कोई भी कंडीशन अपने प्रोग्राम में लगाते हैं, सॉरी एल्गोरिथम में कोई भी कंडीशन अगर हम प्लेस करते हैं फिर हम ये देखते हैं कि उस कंडीशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, या तो ट्रू आएगा रिजल्ट या फॉल्स आएगा। तो हमें ये पता होता है कि अगर हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है अपने एल्गोरिथम में और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स को प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना? और अगर फॉल्स आता है तो कोई दूसरे सर्टेन स्टेप्स को फॉलो या प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई हुई है उस कंडीशन को चेक करने के बाद हमें डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ट्रू वाले स्टेप्स को फॉलो करना है या फॉल्स वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। यानी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं या अपने प्रोग्राम में ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तीसरा होता है हमारी प्रॉब्लम
रिपीटेटिव, या उसको हम लोग आइटरेटिव भी बोलते हैं, या उसको हम लोग लूपिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। यानी सर्टेन स्टेप्स ऐसे होंगे जिनको हम बार बार रिपीट करेंगे, और कब तक रिपीट करेंगे? जब तक हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। क्लियर? डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए, या ये कह सकते हैं कि जब तक हमने कोई कंडीशन अगर लगाई हुई है रिपीटिशन के लिए, ये कंडीशन अगर हमने कोई लगाई हुई है और वो जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहती है, यानी रिजल्ट जब तक हमारा ट्रू आएगा तब तक वो सर्टेन स्टेप्स हमारे रिपीट होते रहेंगे। और जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स का होता है वो हमारा रुक जाएगा। तो रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया कि कुछ सर्टेन ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट ना मिल जाए। ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक ठीक। तो उनको हम लोग रिपीटेटिव टाइप की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। कभी कहीं आपको लिखा मिलेगा रिपीटेटिव टाइप की प्रॉब्लम, कहीं लिखा मिलेगा आइटरेटिव टाइप की प्रॉब्लम, या कहीं लिखा मिलेगा लूपिंग टाइप की प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारी बेसिकली 3 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम इन जनरल सॉल्व करते हैं। अब सीक्वेंशियल का तो मतलब मैंने बता दिया कि ऐसे स्टेप्स होंगे जो एक के बाद एक सीक्वेंस में आएंगे, उनमें हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसको किसी लैंग्वेज में, यानी जो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, उसको तो आगे डिस्कस करेंगे। तो सीक्वेंशियल प्रॉब्लम तो नॉर्मल सीक्वेंस में होती है। सिलेक्टिव टाइप की या ब्रांचिंग टाइप की प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सी में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया इफ या इफ एल्स। या हम कर सकते हैं इफ एल्स लैडर। इसको हम डिस्कस करेंगे जब सी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? तो जो सी में हमें सुविधा दी गई है सिलेक्टिव टाइप की या ब्रांचिंग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें सी ने हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। जब हम सी को पढ़ रहे होंगे तो हम ब्रांचिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर योर इंफॉर्मेशन है, अभी आगे हम डिस्कस जब करेंगे तो उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे सी लैंग्वेज के दौरान। और जब हम रिपीटेटिव टाइप की प्रॉब्लम या आइटरेटिव टाइप की प्रॉब्लम या लूपिंग टाइप की प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सी में, तो उसके लिए जो हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वो होते हैं आपके व्हाइल लूप, ठीक है, या डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप या व्हाइल लूप, यह हो गया आपका डू व्हाइल लूप, या आपका तीसरा होता है फॉर लूप। ये 3 तरीके की हमको स्टेटमेंट सी प्रोवाइड करती है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप या फॉर लूप, जिनका इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि हम सिलेक्टिव या ब्रांचिंग टाइप की प्रॉब्लम्स का यूज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सॉरी आइटरेटिव रिपीटेटिव लूपिंग टाइप की प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट और होता है सिलेक्टिव और ब्रांचिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच केस। स्विच केस यानी इन सारे स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम सिलेक्टिव या ब्रांचिंग टाइप की प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में, और व्हाइल डू व्हाइल फॉर लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं आइटरेटिव रिपीटेटिव या लूपिंग टाइप की प्रॉब्लम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. एमसीए स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. No problem. ठीक ठीक, चलो ठीक, नहीं सर समझ में आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो गई, एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, एल्गोरिथम की डेफिनेशन हो गई, किसने डेवलप किया था उसका नाम आ गया। अब दूसरी तरीके की जो अभी हम एल्गोरिथम को भी डिस्कस करेंगे। 3 टाइप की जो प्रॉब्लम्स हमने नीचे लिखी हुई हैं, इनकी एक एक प्रॉब्लम आपको हम दिखाएंगे कंप्यूटर बना करके, यहाँ पर सॉल्व करा के दिखा देंगे, और इसी तरीके से फ्लो चार्ट की भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। अभी हमने बात कर लिया एल्गोरिथम को, हमने बता दिया स्टेप बाय स्टेप डिवीजन ऑफ एन ओवरऑल प्रॉब्लम। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट की डेफिनेशन होती है पिक्टोरियल
representation of algorithm. यानी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। यानी हम एल्गोरिदम में क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन स्टेप्स को आपस में अरेंज कर देते हैं। अब अगर उन्हीं स्टेप्स को हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट को यूज करने के लिए सर्टेन सिंबल्स होते हैं, उनको हम अगली आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो सर्टेन सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और सूडो कोड क्या होता है? ये एक जनरल इंग्लिश जनरल आपका इंग्लिश कोड होता है। इंग्लिश कोड होता है जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले देते हैं। तो ये क्या होता है? एल्गोरिथम में हमने बताया था स्टेप बाय स्टेप ये होता है आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। और सूडो कोड क्या होता है? जनरल इंग्लिश कोड होता है जिसमें हमने किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर देते हैं। ये क्या होता है आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम एक एक प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं एल्गोरिथम की, एक सीक्वेंशियल टाइप की। एक नया शेयरिंग कर देता हूँ फिर से, मैं व्हाइट बोर्ड देख लेता हूँ इसका। ठीक है। तो अब हम एक एक करके प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। एल्गोरिथम को हमने पढ़ा था अभी। एल्गोरिथम में हम आपको ये डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा था सीक्वेंशियल। अगर आपको सीक्वेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? पहला हमने यही बताया था आपको सीक्वेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मान लीजिए सीक्वेंशियल में बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपसे कहा जाता है कि आपको करना क्या है, एक ऐसी एल्गोरिथम लिखनी है जो क्या करेगी? सम ऑफ टू नंबर्स निकालेगी। सम ऑफ टू नंबर्स। एक एल्गोरिथम हमको लिखनी है जिसमें हमें क्या करना है? दो नंबर्स का सम निकालना है। तो हमने बताया था इसका तरीका क्या होता है। चार कैरेक्टरिस्टिक लिखे थे हमने। इनपुट आउटपुट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए और जनरल होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप हम इसमें क्या लिखेंगे? स्टार्ट। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? हमें करना क्या है? हमें दो नंबर्स का सम निकालना है। तो दो नंबर्स का हमको सम निकालना है तो हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हमें कोई दो नंबर चाहिए जिनकी वैल्यू को वो नंबर चाहिए होंगे। हाँ, वो जिनकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट कराएंगे ना। ठीक, तो हम इसमें क्या लिख देंगे? सबसे पहले रीड, या हम लिख सकते हैं ऑब्लिक इनपुट, जो आपको ठीक लगे आप लिख लीजिए। रीड ऑब्लिक इनपुट एनी टू नंबर्स, लेट, हमने मान लिया क्या है? ए एंड बी। तो हमने सबसे पहले क्या किया? एल्गोरिथम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लिए सीक्वेंशियल टाइप की प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी स्टेप आगे पीछे आप नहीं कर सकते। हमने क्या किया? स्टार्ट में रीड राइट, रीड ऑब्लिक इनपुट एनी टू नंबर्स लेट ए एंड बी। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरे स्टेप में जो ये नंबर हमने इनपुट करे हैं, इन नंबरों को हम आपस में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो कैसे करेंगे? तीसरे स्टेप में हमने लिखा ऐड ए एंड बी, ऐड ए एंड बी एंड स्टोर
रिजल्ट इन एस। हमने क्या किया, इन दो नंबरों को ऐड किया ए एंड बी को, और इसका जो रिजल्ट आया वो कहां पर हमने कर दिया, एस में स्टोर कर लिया। अब चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, जो हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है इसको हमें आउटपुट देना होगा एंड डिस्प्ले कराना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे राइट। आप राइट भी लिख सकते हैं या आप डिस्प्ले भी लिख सकते हैं या आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप लिख दीजिए। क्या, एस। और पांचवें स्टेप में हम क्या कर देंगे, स्टॉप या एंड। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये बिल्कुल सिंपल सी एल्गोरिथम है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया एल्गोरिथम की। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, फिर हमने यूजर से दो नंबर इनपुट करा लिए, मान लिया वो नंबर कौन से थे, ए और बी। फिर इन दोनों ए और बी को हमने यहाँ प्रोसेस किया, ये प्रोसेसिंग हुई। देखिए ये वाला स्टेप क्या हो गया, हमारा इनपुट हुआ, ये प्रोसेस हो गया, ये इनपुट हो गया, ये प्रोसेस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, तो हमने पहले यूजर से वैल्यू इनपुट कराई, दो नंबर का सम निकालना था, हमने ए बी में स्टोर कर ली, फिर उन ए और बी को हमने जोड़ दिया और रिजल्ट को कहाँ स्टोर कर लिया, एस में, और उस स्टेप को हमने आउटपुट पे डिस्प्ले करा दिया, और हमारा रिजल्ट, फिर हमारी एल्गोरिथम खत्म हो। अब जैसे इसको अगर हम एज ए एग्जांपल डमी रन कराएं तो क्या होगा, मान लिए हमने यूजर से दो नंबर इनपुट कराए, तो यूजर ने इनपुट कर दी वैल्यू 5 और 7। तो ये एल्गोरिथम क्या कर रही है, ए में असाइन करा देगी 5 और बी में असाइन करा देगी 7। क्लियर? उसके बाद हमने अगले स्टेप में क्या किया, इस ए और बी को जोड़ दिया, तो ए और बी की जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी जाएगी, 5 + 7 = 12। और ये 12 हमने कहाँ स्टोर करा दिया है, एस में। एस में क्या आ जाएगा हमारा, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, add a + b, add a and b and store result in s, इसको अगर हम मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर a + b। ठीक है ना, s बराबर a + b लिखें या इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें, दोनों का मतलब सेम ही। अब रिजल्ट हमारा कहाँ स्टोर हो गया, s में, और इस s को हमने आउटपुट पे भेज दिया, यानी डिस्प्ले करा दिया, और रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 12। तो ये हमारी सिंपल सी एल्गोरिथम हो गई सीक्वेंशियल टाइप की, जिसमें हमने दो नंबर को ऐड करके उसका सम निकाला। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक। यस सर। बिल्कुल, धन्यवाद। तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगली टाइप की जो प्रॉब्लम्स उसमें होती है हमारी, क्या होती है, आपको केवल समझाने के लिए है, तो अगला हम डिस्कस कर लेंगे। अभी दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं सेलेक्टिव या ब्रांचिंग। ठीक है, सेलेक्टिव या ब्रांचिंग। हम लोग बात करते हैं सिलेक्टिव या ब्रांचिंग टाइप की प्रॉब्लम्स का। तो अभी हमारे पास समय है क्या, 5-6 मिनट बचे। चलो, सिलेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम को हम कैसे सर हो जाएगा, 6 मिनट में हो जाएगा सर। चलो, अरे लिखने में यार दिक्कत होती है इसमें। चलो ठीक, हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव टाइप की प्रॉब्लम को लेते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या है, इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर को इनपुट करना है, और करना क्या है हमको, दो नंबर को इनपुट करके हमें लार्जेस्ट निकालना। यानी दो नंबर को इनपुट करना है और उन दोनों में बड़ा नंबर कौन है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब हम डिसाइड कर रहे हैं कि दो नंबरों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, यानी हम सिलेक्ट करेंगे तो कोई कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट। दूसरा, एक एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक्स में देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम ब्रांचिंग टाइप की या सेलेक्टिव टाइप की होगी तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का हमारे पास यहाँ पर समय नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट निकाल रहे हैं। पहला निकाल लिया हमने, नंबर ले लिया, स्टार्ट किया, फिर हमने क्या किया, इनपुट
any two numbers let a and b। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हमने दो नंबर इनपुट करा लिए, अब हमको क्या करना है, ब्रांचिंग वाले कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना। तो कैसे लिखा हमने, इफ a is greater than b, then store a into l, है ना, अदरवाइज b into l। और अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा चौथा, राइट या प्रिंट जो भी आप यूज करें या डिस्प्ले राइट l। और पांचवा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अब इस केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया और यूजर से दो नंबर इनपुट करा लिए। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किए नंबर 5 और 7, तो 5 की वैल्यू किसमें आ गई, ए में, और 7 की वैल्यू कितनी आ गई, बी में। अब हमने कंडीशन क्या चेक की है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है 7। तो क्या 5 इज ग्रेटर देन बी, नो, 5 की वैल्यू 7 से बड़ी नहीं है। तो हम कहाँ आएंगे, देखिए यहाँ पर दो केस हैं। पहला जब हमने ये कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है, उसके बाद दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट क्या है, स्टोर a into l, और दूसरा रिजल्ट क्या है, स्टोर b into l। तो जो a into l वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और b वाला तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। फॉल्स। तो पहले वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, इफ a is greater than b, 5 is greater than 7, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। तो हम कहाँ जाएंगे, अदरवाइज वाले पार्ट में आ जाएंगे, यानी इस तरफ आ जाएंगे, बी हो जाएगा। और तो हम b को किस में स्टोर कर देंगे, l में, यानी l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले करा देंगे 7। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए यूजर ने वैल्यू इनपुट कर दी है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने वो कंडीशन चेक नहीं की जिसमें वैल्यू अगर यूजर दोनों की सेम इनपुट करे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो कंडीशन यहाँ पर चेक नहीं की है। अब मान लीजिए यूजर ने a की वैल्यू इनपुट कर दी है 8 और b की वैल्यू इनपुट कर दी है 4। अब उस केस में क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b, यानी 8 कंडीशन सही है, कंडीशन सही है। तो अब कौन सा वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू वाला, फर्स्ट वाला, a into l। तो अब क्या हो जाएगा, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कंडीशन चेक होगी तो पहला ब्लॉक क्या बनेगा, ट्रू वाला ब्लॉक बनेगा, और जहां पर हमने लिखा हुआ है अदरवाइज, अदरवाइज के बाद वाला जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स वाला ब्लॉक। फॉल्स। अब अगर इसको आप सी में इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे इफ a is greater than b, ये डिजाइन ना बनाओ, लार्जर इक्वल्स टू a else larger equals to b। अगर सी में आप लिखेंगे तो देखिए बेसिक यही, ये वाला जो स्टेटमेंट आपने लिखा हुआ है इसका इक्विवेलेंट सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इफ a इज ग्रेटर देन। तो इस कंडीशन के बाद जो ये ब्लॉक लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, ट्रू ब्लॉक है, और ये क्या है हमारा फॉल्स ब्लॉक है। हमने यहाँ पर लिखा है अदरवाइज, अदरवाइज को हम लोग सी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्स। क्लियर। तो अभी क्या हो रहा है, अगर ये वाली हम वैल्यू ले लेते हैं तो a इज ग्रेटर देन, पहली वाली वैल्यू ले लेते हैं 7 और 5 ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इफ 7, उल्टा बोलते हैं 5 एंड 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो इफ 5 इज ग्रेटर देन 7, नो, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो कंट्रोल हमारा कहाँ आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, और लार्जर में क्या असाइन करा देगा 7, ठीक है। और अगर ये कंडीशन होती है, अगर ये हम 7 5 कर देते हैं तो इफ 7 इज ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो लार्जर में क्या फर्स्ट वाले में